हेलो दोस्तों, मैं मोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा पर। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष पर्यावरण अध्ययन में जीव जंतु विषय वस्तु से संबंधित तथ्यों को लेकर आया हूं और मैंने उन्हीं तथ्यों को इस श्रृंखला में समाहित किया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो पर चलते हैं। जीव जंतु के विषय वस्तु पर बात करते हैं। मुख्य तथ्य हैं, मेन तथ्य यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो जानवरों की त्वचा, खाल, जो पैटर्न या डिजाइन बने होते हैं वो किसके कारण बने होते हैं, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये वालों के कारण बने होते हैं। एग्जाम में एक ऑप्शन और आता है जलवायु के कारण, तो बच्चे उसको बहुत ज़्यादा टिक करते हैं और बार बार उनका ये गलत होता है, इसलिए मैंने इसे अपनी श्रृंखला में सबसे ऊपर रखा है। नंबर 2 की ओर चलते हैं। जानवर जिनके कान पर बाल होते हैं, ठीक है, और ये कान बाहर की ओर होते हैं, वो बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को महत्वपूर्ण है कि जानवर जिनके कान जो है बाहर की ओर नहीं होते, कान अंदर की ओर होते हैं और कान पर बाल नहीं होते, वो अंडे देते हैं। ये याद रखना। क्वेश्चन को घुमाकर भी पूछा जा सकता है, बच्चे कौन से देते हैं? जिनके कानों पर बाल होते हैं और कान बाहर की ओर होते हैं, वो बच्चे देते हैं। क्वेश्चन को कई तरह से पूछा जा सकता है, बस आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करना है। आगे चलते हैं। शारीरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण पर बात करेंगे। इसमें दो तरह से शारीरिक संरचना किया गया है जानवरों की। एक होगी कशेरुकी, एक होगी अकशेरुकी। कशेरुकी क्या होंगे? कशेरुकी वो होंगे जिनमें अस्थियां और उपास्थ्यों का कंकाल होता है, मतलब जिनमें भी रीढ़ की हड्डी होती है या हड्डी होती है, तो वो आपके कशेरुकी के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि गाय हो गया, भैंस, कुत्ता इत्यादि, ये सब कशेरुकी के अंतर्गत आते हैं। नंबर 2 अकशेरुकी। अकशेरुकी में अस्थियों उपास्थियों का कंकाल नहीं होता। केंचुआ, केकड़ा, दीमक, बिच्छू इत्यादि जो आते हैं वो अकशेरुकी के अंतर्गत आते हैं, इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, सिंपल लैंग्वेज में बताया जाए तो। आगे चलते हैं। आगे गया पोषण के आधार पर। पोषण के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, स्वपोषी, परपोषी। स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं, जैसे युगलीना है। परपोषी दूसरों पर निर्भर होता है, जैसे प्राय सभी जंतु है, मनुष्य है, कुत्ता है, बिल्ली है, दूसरों पर निर्भर है, अपने से कुछ नहीं बनाता है, तो ये आपका परपोषी होंगे। आगे चलते हैं। कोशिका के आधार पर बात करूं तो एक कोशीय होगा, बहुकोशीय होगा। एक कोशीय अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम इत्यादि होंगे, तो ये जो है एक कोशीय के अंतर्गत। बहुकोशीय मनुष्य, स्पंज इत्यादि जो होंगे ये बहुकोशीय होंगे। या मनुष्य भी आपका क्या होता है, इसमें मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेल होते हैं, बहुत सारी कोशिका होती है, तो इसे बहुकोशीय बोलते हैं। जिसमें एक ही कोशिका होगी उसे एक कोशीय बोलेंगे, ये याद रखना है। आगे चलते हैं। प्रजनन के आधार पर बात करें तो अंडायुज हो जाएगा, जरायुज होगा। अंडायुज क्या होगा? जो अंडा देते हैं, जिनके कान अंदर की ओर या अंदर की तरफ होते हैं, वो अंडायुज कहलाते हैं। जैसे छिपकली हो गई, पक्षी और मेंढक हो गया। जो बच्चे देते हैं और कान बाहर की तरफ होते हैं और कान पर बाल होते हैं, जैसे हाथी हो गया, गाय हो गया, मनुष्य हो गया, ये जरायुज होंगे। ये भी याद रखना, जरायुज और अंतरयुज में, अंडायुज में आ सकता है क्वेश्चन। जहाँ जहाँ से संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब मैंने नोट डाउन किया है इसमें। बस शर्त एक ही है, आपको बस मेहनत करनी है। वास या निवास स्थान के आधार पर स्थल्य। स्थल्य क्या होंगे? छिपकली, चूहा और बंदर, जो मतलब थल पर रहते हैं वो स्थल्य होते हैं। जलीय जो जल में रहते हैं, जैसे कि मछली, स्पंज और केकड़ा। मरुस्थलीय, मरुस्थलीय जो मरुस्थल में या रेतीले भागों में रहते हैं, जैसे कि ऊँट। रेतीले भागों में ऊँट को क्या बोलते हैं? रेगिस्तान का जहाज भी बोलते हैं। और बैसेली मछली, छिपकली वगैरह जो होते हैं, ये सब मरुस्थलीय के अंतर्गत आते हैं। नया स्तनधारी। स्तनधारी क्या होता है? बच्चा पैदा व शरीर पर बाल, स्तन ग्रंथियाँ होती हैं उनके अंदर, तो वो स्तनधारी कहलाते हैं। जैसे गाय हो गई, हिरण हो गया, चमगादड़, मनुष्य, व्हेल मछली, ये सब जो है स्तनधारी अंतर्गत आते हैं। वायु भी है। वायु भी क्या होंगे? जो वायुमंडल में विचरण करते हैं, मतलब वायुमंडल में अपने आप को एडॉप्ट करते हैं, मतलब चलते हैं। तो जैसे कि पक्षी होते हैं,
ड्रैको इत्यादि जो होंगे ये सब जो है आपके वायुमंडलीय के अंतर्गत आएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, अब स्लोथ के बारे में बात करते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये स्लोथ का, तो एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है, तो इसमें हम बहुत ही ध्यानपूर्वक इसे पढ़ना टॉपिक को। स्लोथ भालू जैसा दिखता है, दिन में लगभग 17 घंटे, कितने 17 घंटे, मैंने इसे बहुत डीपली अंडरलाइन किया है क्योंकि यहाँ पे 21 घंटे भी दे सकते हैं वो। 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटका कर सोते हैं। जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाते हैं। जब ये अपने पेड़ से सारे पत्ते खा लेते हैं, जिस पेड़ पर रहते हैं उसके सारे पत्ते खा लेते हैं, तभी दूसरे पेड़ पर जाते हैं और 40 वर्ष का इनका पूरा जीवन काल होता है। कितना? 40 वर्ष तक पूरा जीवन काल होता है। और 40 वर्ष के अंदर अंदर ये 8 पेड़ों तक जाते हैं, मतलब लगभग 8 पेड़ों पर घूम जाते हैं ये, और 8 पेड़ों के पत्ते खा लेते हैं। ये सप्ताह में एक बार शौच के लिए उतरते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कितनी बार? एक बार शौच के लिए उतरते हैं। आगे चलते हैं, बाघ के बारे में थोड़ा बात करते हैं। बाघ बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना, कितने गुना? 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। कितना अच्छा देख रहा है। बाघ की मूंछ हवा में हुए कंपन को भाप लेती है। हवा में कंपन हो रहा है तो उसे भाप लेगी कि भैया हवा में कंपन हो रहा है, या फिर शिकारी के द्वारा कोई डाली वगैरह हिलाई गई है, एकदम भाप लेगी, जिससे शिकार का सही स्थिति और अंधेरे का रास्ता मिल जाता है इसके कारण इसे। आगे चलते हैं। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता है, मतलब बाघिन को बुलाने के लिए अगर अपनी बाघिन को बुलाना है तो वो कर्राएगा, गुर्राएगा, गुर्राने को भी अलग तरीके से गुर्राएगा जिससे बाघिन आ जाएगी, गुर्राएगा 3 किलोमीटर, और जिसकी गुर्राने और कर्राने की आवाज़ जो है 3 किलोमीटर तक दूर जाती है, ये भी याद रखना 3 किलोमीटर। और बाघ जो है अगर इसकी बात करें तो 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार से हिलने का पहचान कर लेता है, मतलब पत्ते शिकार के कारण हिल रहे हैं, शिकारी के कारण, या फिर हवा के कारण हिल रहे हैं। कान अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं, मतलब 360 एंगल पे इसके कान घूम सकते हैं, चारों दिशाओं में कान घूम सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहता है ये। आगे चलते हैं दोस्तों, नंदू हाथी के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है नंदू हाथी के बारे में, आता रहता है, इससे हर बार क्वेश्चन बनता है सीटेट में। लगभग जो मैं जीव जंतु की श्रृंखला लेके आया हूँ उससे 4 से 5 नंबर का आता ही आता है, लगभग। तो इस पर स्टेटमेंट बनते हैं, इसलिए आप डीपली पढ़िए। आप प्रीवियस ईयर का जब मैं क्वेश्चन पेपर लगाऊंगा तो आपको समझ में आता चला जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसमें लगाऊंगा तो लंबी वीडियो हो जाएगी काफ़ी। नंदू हाथी के बारे में बात करें तो सबसे बड़ी मादा हाथी या हथनी ही केवल झुंड की सरदार होती है। वह नर हाथी झुंड में नहीं होते, तो 14 या 15 साल की अवस्था में पूरे झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले रहने लगते हैं। झुंड में 10 से 12 हथनी और कुछ बच्चे होते हैं। 10 से 12 हथनी रहेंगे और जो सबसे बुजुर्ग हथनी होगी वो झुंड की मुखिया होगी, वो उस झुंड का निर्धारण करेगी। कहने का मतलब, कान जो होते हैं उसके हवा के करने के काम आते हैं। हाथी के कीचड़ में रहते हैं, आया हुआ है ये कीचड़ में रहते हैं त्वचा को ठंडा रखने के लिए। क्यों कीचड़ में क्यों रहते हैं? त्वचा को ठंडा रखेंगे इसलिए कीचड़ में रहते हैं। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते खाता है। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से 200 किलोग्राम से ज़्यादा खाता है, 300 किलोग्राम से ज़्यादा है, तो 100 किलोग्राम आपको याद रखना कि 100 किलोग्राम तो पत्ते खा लेता है, और लगभग 2 से 4 घंटे तक ही सोता है ये। आगे चलते हैं दोस्तों, लंगूर के बारे में बात करते हैं। लंगूर पास आती मुसीबत, जैसे कि शेर है, चीता है, को देखकर एक खास आवाज़ निकालता है और अपने साथियों को सचेत कर देता है और संदेश देता है कि आप भी चौकन्ने हो जाइए। इसके साथी भी उस आवाज़ को सुनकर चौकन्ने हो जाते हैं। इसी तरह पक्षियों के अंदर भी यह गुण पाया जाता है कि जब कोई मुसीबत आती है तो वो अपने साथियों को एक तरह से मैसेज कर देती, मैसेंजर का काम करते हैं ये। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से निकालती हैं। ठीक है, अगर खतरा है तो बिजली तरंगों के थ्रू अपनी चेतावनी, किसके द्वारा? बिजली तरंगों के द्वारा। आगे अब इसमें थोड़ा तथ्य पर बात करते हैं। 2004 दिसंबर में आने वाले सुनामी में कुछ समय पहले जानवरों को अजीब व्यवहार किया, जिसमें अंडमान निकोबार में
कुछ खास आदिवासी जाति समझ गई और वो अपना जो स्थानीय जगह थी उससे माइग्रेट कर गई, मतलब छोड़ के दूर चली गई। आगे, डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है। जब इन्हें मुसीबत होती है डॉल्फिन भी मुसीबत के समय अलग अलग आवाज़ निकालकर अपने साथी मछलियों को सचेत कर देती है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है डॉल्फिन। डॉल्फिन ऊंची डॉल्फिन सूस भारत का जलीय जीव है। डॉल्फिन जो है भारत का जलीय जीव है, याद रखना। व्हेल, ब्लू व्हेल पृथ्वी की सबसे बड़ी जीव है। पृथ्वी की सबसे बड़ी जीव की बात करें तो, और स्तनधारी जीव भी सबसे बड़ी यही है, ब्लू व्हेल, और इसकी आयु लगभग 90 साल होती है। अजगर, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, इसलिए इसे मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, 2018 में आया था। अजगर जो है सबसे बड़ा सांप है। सहजीवी संबंध, भैंस एवं बगुले के बीच में सहजीवी संबंध क्योंकि भैंस के ऊपर बैठकर बगुला जो है बहुत से कीट खाता है, इसलिए इन दोनों के बीच में सहजीवी संबंध है। जैसे परजीवी कीट को खा लेता है तो सहजीवी संबंध इसमें आता है। अब सर्वाहारी की बात करूंगा तो मोर जो है सर्वाहारी। सर्वाहारी मतलब जो फूल पेड़ पत्ते वगैरह भी खा ले और साथ में शाकाहारी मतलब शाकाहारी भोजन भी खा ले और मांसाहारी भी भोजन खा ले, वो सर्वाहारी कहलाता है। सब तरह का भोजन कर रहा है, भरण पोषण कर रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों। चमगादड़, व्हेल मछली, सील मछली बच्चों को जन्म देती है और दूध भी पिलाती है, याद रखना इस चीज को। गेंडा, गेंडा स्थल पर पाए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा जंतु है। वजन 1000 केजी, चमड़ी लगभग 1.5 सेंटीमीटर और एक ही सींग नाक के ऊपर होता है, इसमें एक ही सींग। जिराफ, जिराफ के बारे में बात करें तो पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जंतु, लंबाई इसकी 5 मीटर, उम्र लगभग 25 साल होती है और बहुत कम मतलब ना के बराबर 2 घंटे सोता है। चिंपैंजी, सबसे होशियार जानवर, समूह में रहते हैं और 3 से 80 तक का इनका समूह बन जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। जंतुओं के श्वसन करने की क्षमता, मतलब जो जंतुओं के श्वसन कैसे कैसे करते हैं, एक्सेल इनहेल करने के बारे में बात करते हैं। मेंढक, मेंढक जो करता है अपना सांस जो लेता है फेफड़ों के द्वारा लेता है, फेफड़ों और त्वचा के द्वारा। केंचुआ जो सांस लेता है त्वचा और आर्द्र व चिकनी होती है इसकी त्वचा, त्वचा के द्वारा सांस लेता है। और मक्खी कॉकरोच बातक के द्वारा या हैकिया कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, सुपर टैट में भी क्वेश्चन आया था ये। मनुष्य, शेर, सांप और पक्षी। सांप का क्वेश्चन आया हुआ है। सांप जो है फेफड़ों और फुफ्फुस के द्वारा, सांप ये फुफ्फुस भी बोलते हैं फेफड़ों को, उसके द्वारा उसके द्वारा सांस लेते हैं। ऑक्टोपस और मछली गिल या क्लोम के द्वारा से सांस लेती है। व्हेल, डॉल्फिन फेफड़े, नासा द्वारा या बात्र छिद्र द्वारा सांस लेते हैं। याद रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, और नोट डाउन कर लेना। आगे चलते हैं दोस्तों। हाथी, हाथी को क्यों मारते हैं लोग, इन्हें जानवरों को क्यों मारते हैं इसके बारे में बात करते हैं। हाथी को दांत के लिए मारते हैं लोग, क्योंकि उसके दांत बहुत महंगे बिकते हैं। गेंडे के सींग के लिए मारते हैं। सांप, शेर और मगरमच्छ को उसकी खाल के लिए मारते हैं। कस्तूरी हिरन को खुशबू, उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा फेमस है तो इसलिए इसको मारते हैं, इसको। उभयचर के बारे में बात करूँ, मेंढक और सेलामेंडर। सेलामेंडर आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैंने सेलामेंडर को नोट डाउन किया है कि उभयचर और जो है मेंढक और सेलामेंडर है। कुछ जंतुओं की त्वचा पर धारीदार चिन्ह होते हैं, यह अनुकूल के गुण के कारण होते हैं, जो उनकी जलवायु प्रदेश के कारण होते हैं। जलवायु प्रदेश है, ठंडे स्थानों पर रहेंगे तो उनके बाल बहुत ज़्यादा रहते हैं। जलवायु के बारे में बात करें तो जैसे कि अब बात करें जो हमारे मैदानी क्षेत्रों की बकरियां हैं तो उनके जो है शरीर पे बहुत कम बाल होते हैं। अगर बात करें जैसे जम्मू कश्मीर है, लद्दाख में बकरियां पाई जाती हैं, उनके बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, उनके बालों की ऊन भी बनती है। जो चांगपा जनजाति उन्हें पालती है, ठीक है, वो माइग्रेट करते रहते हैं। और कुछ जो है पक्षी माइग्रेट करते हैं, ठंडे स्थानों को छोड़कर गर्म स्थानों की ओर चले जाते हैं, गर्म स्थानों को छोड़कर ठंडे स्थानों की ओर चले जाते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो थी आपके लिए। पूरे मैंने तथ्यों पर बात की है और उन्हीं तथ्यों को मैंने इसमें समाहित किया है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।